The topic of the discussion is simple random sampling. जी, तो इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं और सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। इस आइडिया को समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, बल्कि एक एनेक्डोट मेरे जहन में आ रहा है। बचपन में जब हमारी क्लास में कोई इनाम तकसीम होना होता था, तो अक्सर जो टीचर हैं वो ये करते थे कि एक टोकरी में सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए और पर्चियां बन गई, और उन पर्चियों में से किसी मेहमान को बुला के हम कहा गया कि कोई एक पर्ची वहाँ से सेलेक्ट कर लो। अब उस टोकरी में सारे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, किसी भी स्टूडेंट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है, और वो एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया और उसके नाम के ऊपर इनाम निकल आया। अगर टेक्निकली बोला जाए, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसको सिंपल क्यों कहते हैं वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस होता है। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लूं। जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो ये है कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इक्वल, फॉर ईच एंड एवरी सैम्पलिंग यूनिट इज इक्वल। ये नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट के नाम की 2 पर्चियां आ गई या 3 पर्चियां आ गई। जब उसके नाम की 3 पर्चियां आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और या ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट का नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो वो उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि उसका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। सो जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो ये वो मेथड है कि जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन को में अस्यूम करते हैं कि इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। हम ये अस्यूम करते हैं कि सारी पॉपुलेशन इज एज होमोजेनस एज पॉसिबल। और तीसरे नंबर के ऊपर हम वही पर्चियों वाला मेथड, उन पर्चियों को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हर यूनिट को कोई कोड लगा के हम उस कोड को कंप्यूटर की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम एक्सेल की मदद से और SPSS की मदद से सिंपल रैंडम सेलेक्ट करना भी सीखेंगे, और वहाँ पे भी यही स्कीम होगी कि हम हर वैल्यू को कोड लगा के और उसमें से रैंडमली कोई पर्ची उठा लेंगे। दैट वुड बी आवर सैंपल। अगर हमने उस टोटल में से सिर्फ एक सैंपल लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरी टोकरी में से कोई एक पर्ची उठा लेंगे। अगर हमने 2 सैंपल लेने हैं तो 2 पर्चियां उठा लेंगे, 3 सैंपल लेने हैं तो 3 पर्चियां उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम वो सैंपल को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ज़रा डिस्कशन जो है, जब हमारे पास सैंपल एक से ज़्यादा हो तो डिस्कशन ज़रा हैवी हो जाती है। कैसे? जब हम एक पर्ची हमने वहाँ से निकाल ली है तो पॉसिबिलिटी है, और जब दूसरे की तरफ हम जा रहे हैं दूसरे सैंपल में, तो हमारे पास 2 केसेस बन जाते हैं। एक केस ये बनता है कि हमने जिसको सेलेक्ट कर लिया है उसकी पर्ची को निकाल के बाहर रख लिया, और नेक्स्ट सिलेक्शन में उस बंदे के दोबारा सिलेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो तो एक मरतबा सिलेक्ट हो चुका। और दूसरे केस में क्या होगा कि हम उसकी पर्ची को सिलेक्ट करके उस बंदे का नाम लिख के उस पर्ची को दोबारा उस टोकरी में डाल दिया। इस केस में क्या होगा कि उस बंदे के दोबारा सिलेक्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, वो बंदा दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है। सो इस तरीके से हमारे पास ये 2 केसेस बन जाएंगे। हमने इनका टेक्निकल नाम भी रखा हुआ है। एक केस जिसमें हम उसको पर्ची बंदे का नाम लिख के उसको दोबारा उस पर्ची को उसमें टोकरी में डाल देंगे, इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा कि हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। तो ये दोनों के प्लसेस और माइनसेस मौजूद हैं कि जब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट सिलेक्शन में भी हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी, हर सैम्पलिंग यूनिट की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। और जब हम कहेंगे कि एक मरतबा एक बंदा सिलेक्ट हो गया, दूसरी मरतबा वो बंदा सिलेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह आम तौर के ऊपर हम ये कहते हैं कि जब हज की कुरानदाजी होती है, तो वहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम पिछले साल हज पे आ गया हुआ है, आम तौर के ऊपर उसको दोबारा सिलेक्शन नहीं होती।
क्योंकि कहा यह जाता है कि एक मरतबा सिलेक्शन हो गई, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे भी हैं जिसमें हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें उसके दोबारा सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड आ गए, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ कि इसमें हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है, हर यूनिट के सिलेक्ट होने का चांस जो है वो बराबर है। किसी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट के ऊपर कोई कोई असेंडेंसी, कोई सुपीरियॉरिटी हासिल नहीं है। अच्छा, ये तो इसके फायदे थे, और इन्हीं फायदों की वजह से इसका नाम सिंपल रखा हुआ कि हमने कोई और क्राइटेरिया इसमें शामिल नहीं किया। जितने बंदे यहाँ पे मौजूद हैं सबको अपनी कुरानदाजी में शामिल किया, उस रैंडम ब्लॉट में शामिल किया, बैलेट की बाद में जब वो रिजल्ट निकला तो उसमें सेलेक्ट हो गया। प्रॉब्लम इसके ये है कि लेट्स से मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ, आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में मेल भी मौजूद है, फीमेल भी मौजूद हैं, और आपने टोकरी में सबके नाम रखे हैं, और सिलेक्ट करते वक्त आपने 3 का सैंपल अगर लेना है, 3 सिलेक्शन आपने किए हैं, पॉसिबल है कि तीनों मर्तबा मेल का नाम निकल आए, क्योंकि हमने रैंडमली सिलेक्ट करना है ना। तो कोई भी पर्ची हमने उठानी है तो वो रैंडमली हमने किया है, तो वो तीनों मर्तबा मेल का नाम निकल आए। अब क्या होगा कि फीमेल की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे उस पर्टिकुलर सैंपल में नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो उससे जो रिजल्ट आएंगे वो भी बाइस्ड होंगे, वो अनबाइस्ड रिजल्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट है इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, कि इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को सिंगल हैंडेडली सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर ये उस केस में होता है कि जब हम ये अस्यूम कर लें कि हमारे पॉपुलेशन में जहाँ से हमने सैंपल लेना है उसमें कोई ग्रुपिंग मौजूद नहीं है, उसमें होमोजेनिटी मौजूद है, उसमें हेटेरोजेनिटी मौजूद नहीं है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।